नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। आ गया है आपका दोस्त नागेश गहलोत, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, ये 15 प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं हम। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो टेट होती है विभिन्न राज्यों की, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे रीट हो, चाहे एच टेट हो और सी टेट हो और एम पी टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही, क्योंकि हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके पुराने पेपर हल कर रहे हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है? देखिए, यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बात की गई है, मानसिक मंदता के बारे में बात की गई है। तो कौन सा स्तर नहीं है इसके अंतर्गत? तो पहला है नम्र, दूसरा गंभीर, तीसरा विद्वान या फिर चौथा सौम्य। तो देखिए, कोई विद्वान व्यक्ति होगा तो वो कोई मानसिक मंद नहीं होगा, क्योंकि विद्वानों में जो है उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वो, और उच्च बुद्धिलब्धि पाई जाती है। और मानसिक मंद जो होते हैं, मानसिक मंद मतलब मेंटली रिटार्डेड, जिनको एमआर बच्चे भी बोला जाता है, वो मानसिक मंदता के अंतर्गत आते हैं। एमआर का मतलब मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं उनको एमआर बोला जाता है। तो विद्वान जो होंगे वो मानसिक मंदता की श्रेणी में नहीं आएंगे। और आपके प्रश्न में भी पूछा भी यही गया है कि निम्न में कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है? तो विद्वान व्यक्ति जो हैं, विद्वान जो होंगे वो मानसिक मंदता के शिकार नहीं होंगे, अपितु वो क्या होंगे? वो उच्च बुद्धिलब्धि वाले होंगे, उच्च प्रतिभा के धनी होंगे, क्योंकि विद्वान कभी कभी मानसिक मंदता का शिकार नहीं होते हैं। तो मानसिक मंद बच्चा क्या हो सकता है? नम्र हो सकता है, वो स्वयं के प्रति गंभीर हो सकता है, या फिर दूसरों के प्रति गंभीर हो सकता है, या फिर सौम्य हो सकता है, परंतु विद्वान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान। आइए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? देखिए, तीन तो मतलब लगभग लगभग सत्य ऑप्शन दिए हुए हैं, परंतु एक जो बहुत ही कम सत्य है वो हमें पहचानना है। तो किसके बारे में? वृद्धि की, या फिर हम बात कर सकते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? वृद्धि मतलब हमारी शारीरिक वृद्धि की बात हो गई, और विकास मतलब विकास गुणात्मक होता है। तो वृद्धि और विकास में अंतर होता है साथियों। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। ग्रोथ की बात यहाँ पर हो रही है। तो ग्रोथ में क्या क्या शामिल होता है? देखिए, हम इन ऑप्शनों के माध्यम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका, यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। दूसरा है, यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है, इसका केवल आकलन किया जा सकता है, या फिर एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन पर नजर डालें तो व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। बहुत सही है, क्योंकि मात्रात्मक हमारे अंदर जो क्वांटिटी जो होती है वो वृद्धि दर्ज करती है। मतलब हमारे हाथ कितने लंबे होंगे, हमारे वजन कितना हो सकता है, किस अवस्था में कितना वजन होगा, ये सब मात्रात्मकता के अंतर्गत आते हैं। और हमारे भुजा कितनी फुली हुई है, हमारे मतलब चेहरा किस किस स्तर तक बड़ा हो सकता है, नाक कहाँ तक बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें मात्रात्मकता के अंतर्गत आती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये वृद्धि के हिसाब से सही बैठता है। दूसरा जो देखते हैं हम, यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। तो देखिए, यह विकास के पक्षों के लिए बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि जहां तक आपकी वृद्धि नहीं होगी वहां तक आप परिपक्व नहीं होंगे, और परिपक्व नहीं होंगे तो आपका विकास रुक जाएगा। तो विकास जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? वृद्धि पर, और वृद्धि विकास पर निर्भर करती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो ये भी अपना सही हुआ। जबकि तीसरा ऑप्शन है, इसका केवल आकलन किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वृद्धि का केवल आकलन ही नहीं कर सकते, हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और उसको मात्रात्मक रूप में माप भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें केवल आकलन नहीं की जा सकती, हम इसको प्रत्यक्ष तौर पे देख भी सकते हैं हमारी वृद्धि को, क्योंकि पहले बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके बाद बहुत बड़ा हो जाता है वो, तो वो वृद्धि है। ठीक है, और ये एक सतत प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वृद्धि जो होती है ये सतत प्रक्रिया नहीं है, ये असतत प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है। व्यक्ति किशोरावस्था तक, मतलब 16 वर्ष की उम्र तक या फिर किशोरावस्था तक जितना बढ़ना होता है उसकी वृद्धि हो चुकी होती है, और वो फिर बाद की अवस्था जो होती है वो वृद्धि नहीं होती है, उसकी शारीरिक वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि ये सतत प्रक्रिया नहीं है। तो बिल्कुल सही है, यह सतत प्रक्रिया नहीं है वृद्धि। और विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो उम्र भर चलता रहता है, जबकि वृद्धि जो है एक निश्चित
सीमा तक होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य कौन सा है। तो केवल इसका आकलन किया जा सकता है, तो इसका आकलन ही नहीं कर सकते, हम इसका मापन कर सकते हैं, इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये वृद्धि के बारे में सबसे कम सत्य कथन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, तो वो कैंसल्ड है, ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि पीईबी ने ये प्रश्न कैंसल्ड कर रखा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है। बहुत सरल प्रश्न है। देखिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन मतलब हम किसी का गाइडेंस करेंगे, स्टूडेंट का गाइडेंस करेंगे, और वो किस क्षेत्र में करेंगे, वो करेंगे हम उसका व्यावसायिक क्षेत्र में गाइडेंस कर रहे हैं, तो वो किसके लिए उपयोगी होगा, किसके रूप में मदद करेगा छात्रों को। एक जीवन साथी के चयन में मदद कर सकता है क्या, दूसरा है एक पेशे के चयन में, तीसरा है एक व्यक्तिगत समस्या के समाधान में, या फिर विषयों के चयन करने में। तो देखिएगा साथियों, ये एक पेशा जब छात्र चुनता है, कोई भी, चाहे बिजनेस का पेशा हो, चाहे कृषि का पेशा हो, या फिर कोई सा भी काम का जब चयन करता है व्यक्ति, तो उसके लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि व्यावसायिक मार्गदर्शन मतलब किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति मार्गदर्शन अगर हेल्प कर रहा है उसकी, तो वो व्यावसायिक मार्गदर्शन के अंतर्गत आता है। अगर उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हेल्प की जरूरत होगी, तो वो एक जीवन साथी का सही से चुनाव कर पाएगा, समाज में किस प्रकार से रहना है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत वो सामाजिकरण होता है व्यक्ति का। अगर सामाजिकरण के प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति उसकी गाइडेंस कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत गाइडेंस होगा उसका। और समस्या समाधान के बारे में अगर हमें उसका गाइडेंस करना है, तो उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से बताना होगा, तो ये उसके समस्या समाधान के प्रति गाइडेंस हो जाएगा। और विषयों के चयन में करने में अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी का प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, तो वो उन विषयों को सही से समझ पाएगा, और विषयों को चूज करने में वो अपनी प्रतिक्रिया या फिर अपनी समझ विकसित करता है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एक पेशे के चयन में, क्योंकि हम उसका मार्गदर्शन किस रूप में कर रहे हैं, तो व्यावसायिक चयन के रूप में उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वो एक पेशे के चयन के रूप में मदद करता है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों या फिर जाइगोट्स से पैदा होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है। देखिए, क्या कहा जाएगा, आइडेंटिकल ट्विंस, सिबलिंग्स, स्पाउस, या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस। तो देखिए साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमारे आनुवंशिकता और जो जो भी हमारे गुण पाए जाते हैं, जो प्रजनन से संबंधित गुण पाए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से अगर पैदा हो रहे हैं, तो हम उसको फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। क्योंकि देखिए, पुरुष के अंदर कौन सा होता है, पुरुष के अंदर जो होता है वो होता है कौन सा, क्रोमोसोम्स होता है। देखिए साथियों, पुरुष के अंदर जो होता है वो शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु के द्वारा जब एक अंडाणु में निषेचित किया जाता है, देखिए साथियों, ये सब चीज़ें शर्म वाली नहीं होती है, ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पुरुषों के अंदर शुक्राणु होते हैं, और वो शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करते हैं, और वो क्रोमोसोम्स के माध्यम से, यदि दो क्रोमोसोम्स अगर उसके युग्मनज दो अगर अंडे के, जैसे कि ये पुरुष के क्रोमोसोम मान लेते हैं, बहुत असंख्य संख्या में होते हैं, और ये अंडाणु में जाके अगर एक ही, जाते तो बहुत सारे, परंतु प्रवेश कौन कितने करता है, उसके अंडाणु के अंदर एक ही प्रवेश करता है। तो इसके अलावा अगर एक और प्रवेश कर गया, तो ये इनसे जो संतानें उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, फ्रेटर्नल ट्विंस। मतलब दो अलग अलग युग्मनजों के माध्यम से या फिर जाइगोट्स के माध्यम से दो संतानें जो ट्विंस पैदा होंगे, उनको क्या कहेंगे, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। अगर एक ही अंडज या फिर एक ही युग्मनज के माध्यम से उसमें निषेचन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। मतलब आते तो हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है, परंतु उनमें प्रवेश एक ही करता है, और एक प्रवेश के द्वारा ही दो संतानों के अगर दो ट्विंस अगर पैदा होते हैं, तो उसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। और यदि दो गुणसूत्रों के माध्यम से या फिर दो जाइगोट्स के माध्यम से, दो अलग अलग युग्मों के माध्यम से अगर दो संतानें पैदा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ बहुत बारीक है, ये चीज़ें आपको बहुत बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी कोचिंगें हैं वो भी नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो भी इसके अंतर्गत इतने डीप में नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, ताकि आपको बाल मनोविज्ञान के जो कठिनाई स्तर है वो आप मजबूती से हासिल कर सके। कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न आपसे पूछ ले, वो आप हल कर सके। तो देखिए साथियों,
ये होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है? दो अलग अलग जाइगोट के माध्यम से, दो अलग अलग गुणसूत्रों के माध्यम से, दो अलग अलग युग्मों के माध्यम से अगर दो संतानें उत्पन्न होती है तो उनको क्या कहते हैं? हम उसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। जबकि एक क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस के अंतर्गत क्या होता है कि एक ही जाइगोट के माध्यम से दो अलग अलग संतानें उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमारे क्या लिखा है, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों जाइगोट से पैदा होते हैं, तो हमें अलग अलग युग्मों से अगर पैदा हो रहे हैं तो वो कौन सा आएगा? फ्रेटर्नल ट्विंस के अंतर्गत आता है। जबकि आइडेंटिकल ट्विंस के अंतर्गत एक ही जाइगोट से पैदा होती है दो संतानें, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। जबकि जब अलग अलग युग्मों से, जाइगोट्स से दो संतानें पैदा होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। जबकि सिबलिंग्स की प्रक्रिया क्या होती है? सिबलिंग्स मतलब सहोदर, मतलब दो भाई भाई होते हैं, उसको सिबलिंग्स के नाम से जाना जाता है। दो भाई भाइयों को या फिर दो भाई बहन कुछ भी हो गए, जो सहोदर है, एक ही माता से उत्पन्न संतानों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सिबलिंग्स। जबकि स्पाउस, आपने कभी स्पाउस नाम सुना हो तो स्पाउस का अर्थ यह होता है कि एक दंपत्ति, मतलब पति और पत्नी जो होते हैं वो स्पाउस के अंतर्गत आते हैं। सिबलिंग्स के अंतर्गत कौन आता है? दो भाई दो बहन भी हो सकती है, दो भाई बहन भी हो सकते हैं। तो ये एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें जो होती है वो सिबलिंग्स के अंतर्गत आती है। स्पाउस के अंतर्गत जो आती है वो एक दंपत्ति को शामिल किया जाता है। आइडेंटिकल ट्विंस के अंतर्गत मैंने बताया अभी आपको। और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है कि जब अलग अलग युग्मों से जब दो संतानें पैदा होती है तो उन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और जब एक ही युग्म से अगर दो संतानें पैदा होती है तो उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं हम, वो देख रहे हैं, जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह कक्षा के छोटे समूहों में विभाजित करे, विविधता के अनुसार विद्यार्थियों को वर्गीकृत करे, इन सभी को एक साथ मिला ले, या फिर विभिन्न समूह के विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर भेजें। देखिए, अगर विविधता अगर शिक्षक पाता है या फिर उनमें क्या होती है, डिफरेंसेस होता है क्लासरूम में बहुत, जैसे कि निम्न वर्ग के बच्चे भी आते हैं, उच्च वर्ग के बच्चे भी आते हैं, अलग भाषा वाले बच्चे भी आते हैं और बाइलिंगुअल भाषा वाले बच्चे भी आते हैं। तो उन सबको क्या करना चाहिए? इन सभी को एक साथ कंबाइन रूम में हमें बिठाना चाहिए, जिससे समावेशीकरण को बढ़ावा मिल सके और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। तो समावेशीकरण को बढ़ावा मिलने के लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि सभी को एक साथ मिला लें, तो इससे कक्षा में समावेशीकरण का माहौल उत्पन्न होगा। अगला है एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, आईईपी। क्या है इसका? आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के लिए क्या है? एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई योजना होती है, या फिर कोई भी बच्चा पीछे न छूटे अधिनियम की एक उपधारा है, या फिर एक अनुबंधन जिसका निर्दिष्ट रूप में पालन किया जाना है, या फिर सामान्य शिक्षा शिक्षक के लिए एक रूपरेखा है। तो क्या होती है? तो ये होती है ये अनुबंधन जिसका विशिष्ट रूप में पालन किया जाना होता है। ये व्यक्तिगत शिक्षा जो शिक्षार्थियों के लिए होती है, यह शिक्षक के लिए नहीं होती है। तो ये आखिरी का ऑप्शन तो वैसे ही कट रहा है। और एक प्रत्येक कक्षा में बनाई गई योजना नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए बनाई गई योजना होती है, जो उसके पेरेंट्स से पूछकर और उसके माहौल को जानकर, बच्चे के माहौल को जानकर बनाई गई होती है। तो ये एक अनुबंधन है जिसका निर्दिष्ट रूप में पालन किया जाना चाहिए। अगला क्या प्रश्न है आपका? कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? देखिए, ये आनुवांशिकता से संबंधित और आपके गुणसूत्रों से संबंधित, आपके जन्म क्रम से संबंधित, प्रजनन से संबंधित प्रश्न बहुत सारी बार पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है, देखिए आनुवांशिक विकार मतलब जन्म दर चलने वाली प्रक्रिया को हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। कि इस यदि वो उनके माता पिता में विकार पाया जाता होगा तो उनकी संतानों में भी निश्चित तौर पर यह विकार पाया जाता है। तो ये कौन सा आनुवांशिक विकार जो होता है वो केवल महिलाओं में पाया जाता है। यहाँ पर केवल महिलाओं की बात की गई है कि केवल महिलाओं में पाया जाता है, तो वो कौन सा विकार होगा? आइए हम चारों ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं कि
फेनिलकीटोन्यूरिया या फिर टर्नर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोला जाता है। तो देखिए, अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, तो जिसे मतलब 47 गुणसूत्र भी कहा जा सकता है या फिर XXY गुणसूत्र भी, यदि किसी पुरुष में XXY गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए, आमतौर पर तो क्या होता है कि X के साथ Y गुणसूत्र पाया जाता है, परंतु इसके साथ क्या होता है कि एक्स से एक्स भी हो जाता है। किसी किसी के साथ ऐसे मतलब करोड़ों में लाखों में एक संख्या में होते हैं ऐसे पुरुष जिनके एक्स एक्स और फिर वाई होता है, मतलब डबल एक्स होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स 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 वाई, तो ऐसे मतलब 49 गुणसूत्र भी पाए जा सकते हैं, 47 गुणसूत्र भी पाए जा सकते हैं। तो इस समस्या को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कौन सी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें मतलब क्या होता है कि 47 गुणसूत्र या फिर 49 गुणसूत्र भी हो सकते हैं, 50 गुणसूत्र भी हो सकते हैं। तो ये इस समस्या को किस नाम से जाना जाता है? इस समस्या को नाम से जाना जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि एक्स गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। उसके अंतर्गत किसी पुरुष के अंतर्गत एक्स गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जबकि आमतौर पर क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो इस संबंध में मतलब क्या होता है, जिसे एक्स वाई भी कहा जाता है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। इसके लक्षणों में क्या होता है, पुरुषों में 2 या 2 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? तो एक्स से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यदि एक्स एक ही है तो वो सामान्य पुरुष है, परंतु एक्स 3-4 गुणसूत्र अगर उसके ज़्यादा हैं तो वो कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की समस्या से ग्रसित होता है। इसमें क्या होता है कि छोटे अंडकोश और बांझपन की शिकायत आ जाती है। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। अब हम समझते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया क्या होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया जो हमारा पहला ऑप्शन है, उसके बारे में समझते हैं कि फेनिलकीटोन्यूरिया क्या होता है। तो ये एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो क्रोमोसोम में 12वीं जोड़ी पर, देखिए क्रोमोसोम की कितनी जोड़ी होती है? 22 मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। जो क्रोमोसोम की 12वीं जोड़ी होती है उसमें पीएएच अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? विकार पाया जाता है। तो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाती है ये पीएएच, उत्परिवर्तन के कारण विकार में उत्पन्न हो जाती है। जो 12वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है आपके, जो सभी में पाया जाता है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जो अमीनो अम्ल की अत्यधिकता के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम किसके नाम से जाना जाता है? वो फेनिलकीटोन्यूरिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अमीनो अम्ल क्या होता है? शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए अमीनो अम्ल महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि अमीनो अम्ल जो होता है वो फेनिलकीटोन्यूरिया जो रोग होता है, रोग के कारण मनुष्य में अमीनो अम्ल का स्तर अनियंत्रित हो जाता है। या तो ज़्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा अमीनो अम्ल का स्तर। उससे क्या होगा कि फेनिलकीटोन्यूरिया रोग हो जाएगा। तो ये 12वीं जोड़ी में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। तो फेनिलकीटोन्यूरिया हमने समझा कि 12वीं जोड़ी में क्या हो जाता है कि पीएएच जो हार्मोन होता है वो अमीनो अम्ल के अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण ये फेनिलकीटोन्यूरिया रोग पाया जाता है। तो ये फेनिलकीटोन्यूरिया के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो देखिए, गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। आमतौर पर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। ठीक है, 22 जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि 46 गुणसूत्रों में, यहाँ बीच में लिख देते हैं हम 46 गुणसूत्र। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं टर्नर और डाउन एक साथ समझा देता हूँ। तो टर्नर सिंड्रोम तो क्या होता है, अगर किसी में 45 गुणसूत्र आ गए तो वो टर्नर सिंड्रोम की, अगर 46 में से एक ज़्यादा हो गया, 47 हो गया, तो ये डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। तो अगर एक कम है तो वो क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम, और एक ज़्यादा है तो वो डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। तो हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है साथियों कि ये महिलाओं में ही पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम का जो रोग होता है ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? ये महिलाओं में ही पाया जाता है। तो इससे टर्नर सिंड्रोम में क्या स्थिति आती है कि महिलाएं जो है वो जननात्मकता के प्रति क्या हो जाती है, उनमें न्यूनता पाई जाती है, जो मतलब बांझपन का शिकार पाई जाती है, जो टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत इस प्रकार की महिलाएं होती है। तो ये आनुवंशिक बीमारी है और केवल महिलाओं में ही पाई जाती है। और एक होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें मतलब ये पुरुष और महिलाओं दोनों में पाई जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो देखिए साथियों,
अगर हम प्रश्न की चर्चा करें, अब मैं आपको प्रश्न की तरफ ले चलता हूं जिसमें क्या दिया है, कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है। तो केवल महिलाओं में पाया जाने वाला आनुवांशिक विकार है वो कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम, जो कि 45 गुणसूत्रों के कारण होता है। यदि कोई किसी महिला में 45 गुणसूत्र है तो वो किसी बच्चे का जनन नहीं कर पाएगी और वो टर्नर सिंड्रोम की समस्या से ग्रसित होगी। तो ये कौन सा विकार होगा, टर्नर सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आई होप ये प्रश्न, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आपने अच्छे से पढ़ी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते जाइएगा। अगला देखते हैं हम कि समाजीकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे शिशु के जीवन में रिक्त स्थान को जल्द से जल्द स्थापित करें। क्या स्थापित करना चाहिए, अगर सामाजिकरण करना है बच्चे का, तो सामाजिकरण करना है बच्चे का तो क्या नियमों को स्थापित करना चाहिए, दिनचर्या को स्थापित करना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए, या फिर प्रतिबंधों को लागू करना चाहिए। तो किसको स्थापित करना चाहिए जल्दी से जल्दी। यदि सामाजिकरण में अगर व्यक्ति को, किसी बच्चे को सफल बनाना है तो उसके माता पिता के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके माता पिता के लिए आवश्यक है कि उसकी दिनचर्या सही से सेट कर दे। अगर बच्चे ने रूटीन बना लिया, व्यक्ति मतलब डेली का जो रूटीन बना लिया बच्चे ने, क्या हाँ इस समय पर मुझे ये कार्य करना है, तो वो समयबद्धता से परिचित होगा और उसका सामाजिकरण जो है वो व्यवस्थित रूप से होगा, क्योंकि उसे सभी कार्य जो है वो समय पर करने की शुरू से ही आदत डाल दी जाएगी, तो उसका सामाजिकरण सही से होगा। अब यहाँ पर आप सभी तालमेल लगाने वाले थे, परंतु इसका आंसर तालमेल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, दिनचर्या। यदि किसी व्यक्ति की दिनचर्या हम सही से सेट कर देंगे और शुरू से ही उसको, बचपन से ही उसकी उस दिनचर्या को फॉलो करने के लिए कहेंगे, तो वो बच्चा जो होगा वो अपने जीवन में सामाजिकरण के कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अपने जीवन को एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे ले जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था। तो देखिए यहाँ पर एक पहला ऑप्शन है आपके बिल्ली, दूसरा है कबूतर, तीसरा है कुत्ता और चौथा है खरगोश। तो देखिए साथियों, हम जानते हैं कि बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो ये यहाँ पर बिल्ली पर प्रयोग करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर बिल्ली पर प्रयोग करने वाले थे थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर हम कबूतर की बात करें, पिजन की बात करें, तो कबूतर पर प्रयोग करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो कबूतर पर प्रयोग करने वाले स्किनर थे। उसके बाद अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ते पर प्रयोग अपने पावलोव ने किए थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। जबकि रैबिट जो खरगोश होता है उस पर प्रयोग किसने किए थे, तो उस पर प्रयोग किए थे अपने वाटसन महोदय ने। तो वाटसन महोदय ने क्या किया कि खरगोश पर तो प्रयोग किया ही सही, परंतु अपने स्वयं के बच्चे, जिसका नाम था अल्बर्ट, इसका बहुत बार पूछा जाता है, वॉटसन के बच्चे का नाम क्या था, तो उसका नाम था अल्बर्ट। तो उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने बच्चे को, एक छोटा बच्चा था अल्बर्ट नाम का, तो उन्होंने वाटसन महोदय ने और उनकी पत्नी ने मिलकर अपने बच्चे पर प्रयोग किए कि अधिगम किस प्रकार से होता है, और ये एक व्यवहारवादी अधिगम करता थे। तो ठीक है, अल्बर्ट पर प्रयोग किया, ठीक है, किसने किया, ये वॉटसन ने प्रयोग किया था, उनकी पत्नी रेगनर ने, और वॉटसन महोदय ने अपने बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग किया। तो अल्बर्ट ने उन्होंने क्या प्रयोग किया कि एक खरगोश लाकर दिया, तो वो खरगोश बच्चे को अच्छा लगा, वो मतलब उसके बालों को निहारता था ना, ऐसे करता था। परंतु उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उसको खरगोश को बच्चे के हाथ में देते थे और एक डरावनी ध्वनि पैदा करते थे, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि वो बच्चा उस खरगोश से बाद में डरने लगा और निरंतर वो डरावनी ध्वनि उसके सामने प्रस्तुत की जाती रही, जिससे उस बच्चे के मन में डर बैठ गया। और जैसी जैसी उसके मतलब खरगोश की जैसी दूसरी वस्तुएं भी दिखती थी बच्चे को, तो उससे क्या होता था कि बच्चा डर जाता था। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि हम जैसा उसको वातावरण देंगे, जैसा उसको व्यवहार करेंगे, वैसा बच्चा सीखता है। तो ये खरगोश पर प्रयोग किया था, मतलब किसने किया था, तो ये किया था वॉटसन ने। अपने क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत उन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था, परंतु उन्होंने सही से प्रयोग तो किस पर किया था, अपने बच्चे, स्वयं के बच्चे पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये था आपका 10वां प्रश्न। अगर हम बात करें बिल्ली पर थार्नडाइक, कबूतर पर स्किनर, कुत्ते पर पावलोव और खरगोश पर वॉटसन ने प्रयोग किया था। तो ये आपके केवल एक प्रश्न नहीं है, 10वां प्रश्न के अंतर्गत आपने 5 प्रश्नों को जाना है, 6 प्रश्नों को जाना है, और मैं तो मानता हूँ कि 10 प्रश्नों को जाना है आपने। तो इस प्रकार से जो है केवल हम एक एक प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे प्रश्न आपके इसके अंतर्गत क्लियर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता है वे बच्चे रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं,
कम आवेगी होते हैं, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले होते हैं, सामाजिक भागीदारी में सफल होते हैं, या फिर दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं। तो जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता वो कम आवेगी तो नहीं होंगे, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले नहीं होंगे, क्योंकि माता पिता का ही उनको सहयोग नहीं मिल रहा है तो वो अच्छे उनका बुद्धि का विकास किस प्रकार से हो सकता है। सामाजिक भागीदारी में भी नहीं होंगे, क्योंकि माता पिता से उनकी नहीं बन रही है तो वो क्या समाज का भला करेंगे, क्या समाज में भागीदारी निभाएंगे। वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं, मतलब सहिष्णु नहीं होते, वो सबके प्रति क्या होते हैं, दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है। जो शिक्षार्थी मतलब बालक, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें क्या शामिल किया जाता है, क्या इंक्लूड्स किए कर सकते हैं हम। वर्ष के अंत में मूल्यांकन, तो देखिए वर्ष के अंत में मूल्यांकन होगा तो ये पारंपरिक पद्धति हो जाएगी, और अभी क्या चल रही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल कट गया। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, तो अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण होगा या फिर अध्यापन कार्यक्रम अध्ययन कार्यक्रम पर नियंत्रण होगा या फिर अनुशासन बल, तो इसका सही आंसर होगा अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण होगा उसका। जबकि अध्ययन कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण नहीं होगा, अध्ययन कार्यक्रम पर नियंत्रण कौन करेंगे, बच्चे। ये अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात होगी तो अध्ययन कार्यक्रम पर नियंत्रण कौन करेंगे, बच्चे। और अनुशासन पर भी बल नहीं दिया जाएगा, तो ये किस पर बल दिया जाएगा, अधिगम प्रक्रिया के नियंत्रण पर बल देता है कौन, बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोल सकते हैं, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसका अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण होगा और उसका केंद्र बिंदु कौन होगा। प्रश्न ऐसा भी बनता है कि बाल शिक्षक शिक्षक केंद्रित जो होता है, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसमें सेंटर में कौन होता है, तो बच्चा होता है उसके सेंटर में। अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी तो उसके सेंटर में कौन होगा, शिक्षक होगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम रिक्त स्थान अधिगम होता है। कौन सा अधिगम होता है, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम। मोटर अधिगम होता है, सम्मिलित अधिगम होता है, क्रमिक अधिगम होता है, सीरियल अधिगम होता है, या फिर समस्या अधिगम होता है। तो अगर हम घुड़सवारी और तैराकी कर रहे हैं तो ये अपने हाथों के द्वारा, अपने मोटर डेवलपमेंट के द्वारा हम कार्य करते हैं, तो ये मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और मोटर डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो तैराकी करना अपने हाथों से कार्य कर रहे हैं हम, तो ये मोटर के अंतर्गत आता है। घुड़सवारी भी हम अपने हाथों से लगाम पकड़ते हैं उसका, तो ये सब चीज़ें मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है जो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्णित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम 14, जो आपके लिए है कि एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आंखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। जब उसकी माँ पलक झपकाती है तब बच्चा क्या होता है, हैरान होता है। किस पियाजेंटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है जो खेल को इतना रोमांचक बनाता है। वो बच्चा उसकी माँ की पलक झपकती है और बंद करती है, खोल देती है, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो बच्चा वस्तु स्थायित्व नहीं कर पा रहा है। ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर स्थायित्व नहीं कर पा रहा है कि पलक झपकना एक आम प्रक्रिया है। ये जब भी वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं हम, वस्तु स्थायित्व होता है जब वस्तु स्थायित्व वह ज्ञान है जो किसी वस्तु का स्थायित्व तब भी बना रहता है जब उसे किसी अन्य रूप में देखा, सुना या माना नहीं जा सकता। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है साथियों, तो ये जीन पियाजे के अंतर्गत ही है। जीन पियाजे ने जीववाद की थ्योरी भी दी है। जीववाद के अंतर्गत क्या कहा है जीन पियाजे ने, कि यह भी प्राक संक्रियात्मक चिंतन की एक सीमा है। प्राक संक्रियात्मक मतलब क्या होता है, दूसरी अवस्था। पहली अवस्था उनकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है, दूसरी अवस्था होती है उनकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संक्रियात्मक अवस्था भी हम बोल सकते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। इसके अंतर्गत जीववाद पाया जाता है बच्चे में। जीववाद का क्या अर्थ होता है कि एक इसमें बालक जो होता है सभी वस्तुओं को सजीव समझता है। चाहे एक प्लेन उड़ रहा है तो उसको भी बालक सजीव समझेगा, एक पक्षी उड़ रहा है तो उसको भी बालक, हालांकि पक्षी सजीव होता है परंतु वो बालक उसको, जो प्लेन उड़ रहा है उसको भी क्या करता है, उसमें भी जीववाद की कल्पना करता है। तो ये जीववाद की थ्योरी भी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ये भी जीन पियाजे के द्वारा। और वस्तु स्थायित्व की थ्योरी भी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने माना है कि कोई वस्तु जब भी उपस्थित रहती है
मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का स्थायित्व तब भी बना रहता है जब उसे किसी अन्य रूप में देखा, सुना या माना नहीं जा सकता। तो ये किसके वस्तु स्थायित्व के अंतर्गत आता है। तो बच्चा उसकी माँ की पलक झपकने की चीज़ों को वो पहचान नहीं पा रहा है, उसकी माँ पलक झपक रही है, फिर क्या कर रही है, खोल रही है, झपक रही है, फिर खोल रही है, तो उसको वो खेल समझ रहा है, परंतु वो स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व नहीं समझ पा रहा है। तो ये आपका 14वां प्रश्न था। आखिरी आज का प्रश्न देखते हैं हम, और आपको कैसी लगी ये प्रश्न सीरीज कमेंट करके बताएं। और अगर ये ऐसी ही आपको प्रश्न सीरीज आपने पुरानी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज जो है हमने बहुत सारी चर्चा कर रखा है, और रीट के लिए भी महत्वपूर्ण है, एमपीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी टेट के लिए महत्वपूर्ण है ये सीरीज। तो आप देखना ना भूलिएगा। और 15वां प्रश्न हल करते हैं। भाषण या फिर स्पीच की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आकृति विज्ञान कहते हैं, रूपिम कहते हैं, स्वनिम कहते हैं, या फिर ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी, अगर स्पीच की सबसे छोटी इकाई पूछ लेता है ये, तो ये स्वनिम स्वनिम की बात होती, परंतु इकाइयों के अध्ययन की बात हो रही है। भाषण के सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फोनोलॉजी। क्या कहते हैं हम, फोनोलॉजी के अंतर्गत ये चीज़ें सम्मिलित होती है, या फिर हम उसको ध्वनि विज्ञान कहते हैं। फोनोलॉजी में जो भाषण की हमारी इकाइयाँ होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब क्या कहलाती है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भाषण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो स्वनिम होती है। तो ये चीज़ आपको कितना अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा, और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।